देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन में 3 राज्यों में ऐसे फैसले किए जिससे हर कोई हैरान रह गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरों को दरकिनार कर बीजेपी ने नए चेहरों को सत्ता सौंपी। इसके अलावा तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में स्पीकर का भी ऐलान कर दिया। इस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी ने 12 नए चेहरों का ऐलान किया है। बीजेपी के इस कदम के पीछे आखिर क्या रणनीति रही, इसको जानने के लिए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और इसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कार्यक्रम लोकतंत्र में। बीजेपी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सीएम का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की बागडोर विष्णुदेव साय को सौंपी गई। विष्णुदेव साय आदिवासी नेता हैं। 1980 के दशक से सियासत में सक्रिय हैं। 4 बार सांसद रहे हैं। राज्य में 34% आबादी आदिवासी समाज की है। इस बार की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी बहुल इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव में अपना आदिवासी गढ़ बचाए रखने की चुनौती थी। कहीं न कहीं आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि एमपी, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी मिलेगा। इसके अलावा विजय शर्मा और अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं रमन सिंह स्पीकर होंगे। विजय शर्मा सामान्य और अरुण साव ओबीसी हैं। अरुण साहू समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की अच्छी खासी आबादी है। लोकसभा चुनाव काफी करीब है। इसी वजह से पार्टी ने एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से आदिवासी, ओबीसी और सामान्य तीनों को साधने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग की जनगणना के लिए बनाए गए क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी की जनसंख्या 41% है। पीएम मोदी का चेहरा है ही। अब एक ओबीसी और एक सामान्य डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को बीजेपी के मिशन 2024 के लिए करीब 80% वोट पर नजर से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने मोहन यादव पर दांव खेला है। मोहन यादव ओबीसी से आते हैं। एमपी में ओबीसी की आबादी करीब 48% है। 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम हैं। बीजेपी के सभी 3 मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज चौहान तीनों अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। बीजेपी मोहन यादव को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे मुफीद मान रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी कार्ड के लिए मोहन यादव को सत्ता की बागडोर सौंपी है। वैसे मध्य प्रदेश में भले ही यादव समाज की आबादी सिर्फ 3% है, लेकिन इससे लगे यूपी, बिहार और हरियाणा में अच्छी खासी यादव आबादी है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की मुख्य विरोधी पार्टियां सपा और आरजेडी है। ऐसे में बीजेपी यादव समाज को ये संदेश देना चाहती है कि वह किसी भी यादव कार्यकर्ता को इतना अहम पद दे सकती है, जबकि आरजेडी और सपा में ये पद सिर्फ परिवार के लोगों के पास है। एमपी में बीजेपी ने सिर्फ ओबीसी वर्ग को ही महत्व नहीं दिया। यहाँ 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के साथ अन्य वर्गों को साधने की कवायद भी की है। जहां राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाकर ब्राह्मण और एससी वर्ग, वहीं नरेंद्र तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर राजपूतों को साधने का प्रयास भी किया गया है। राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल को सीएम बनाया। राजस्थान में बीजेपी ने 33 साल बाद फिर से एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे पहले 1990 में हरिदेव जोशी आखिरी ब्राह्मण सीएम थे। उत्तर भारत में अभी राजस्थान पहला राज्य है जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बने, लेकिन सीएम नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा चुनकर पूरे देश के ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि वह उनकी हितैषी पार्टी है। वोट की बात करें तो राजस्थान में ही 8% ब्राह्मण हैं। यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण वोट बताए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 18% हैं। मध्य प्रदेश में 6%, बिहार में 4% बताए गए हैं।
राजस्थान में बीजेपी ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया। दिया कुमारी के जरिए पार्टी ने राजपूत समाज को साधने का काम किया, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा के जरिए बीजेपी की नजर एससी वोटरों पर है। एससी समाज को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। जयपुर के दूदू सीट से बीजेपी के विधायक बैरवा के जरिए बीजेपी ने दलित समुदायों को साधने की कोशिश की। इसके अलावा वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया। ऐसे में बीजेपी ने तीनों राज्यों में अंडर 60 उम्र वाले नेताओं को कमान सौंपी है। मोदी शाह के इस ताजा तरीन कदम को बीजेपी का वीआरएस स्कीम कहा जा रहा है। वैसे तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त को ही शॉर्ट में वीआरएस कहते हैं, लेकिन राजनीति के जानकार इसे अलग अर्थ में समझ रहे हैं। बीजेपी के वीआरएस स्कीम में वी का मतलब वसुंधरा राजे, जबकि आर रमन सिंह के लिए है और एस शिवराज सिंह चौहान के लिए बताया जा रहा है। इन तीनों नेताओं की उम्र 65 साल या उससे अधिक है। ऐसे में बीजेपी ने अगली पीढ़ी के नेताओं को मौका देकर न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि इन राज्यों में अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या वाकई 2024 को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है? और जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि ये परिवर्तन 2024 में फतह दिलाएगा, इसकी क्या गारंटी ली जा सकती है? या इतना बड़ा दांव अगर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से खेला गया है तो इसके पीछे की वजह क्या है, समझने की आज हम कोशिश करते हैं। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, राजलक्ष्मी जी बहुत स्वागत है आपका। और सुमन अर्पण जी हमारे साथ है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत माधवी जी आपके साथ ही करते हैं। जो फिलहाल चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए, देखिए फैसले लेकर सभी को चौंका दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। शपथ ग्रहण भी हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये फैसले, क्या ये परिवर्तन 2024 के मद्देनजर लिया गया है? और क्या लगता है कि इस तरह का फैसला लेकर बड़े और सीनियर नेताओं को साइडलाइन करके 2024 फतह किया जा सकता है, खासकर इन तीन राज्यों में? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि सीनियर लीडर को साइडलाइन करने के लिए ये परिवर्तन किया गया है। इस चीज को पॉजिटिवली लिया जाए और सकारात्मक सोच के साथ में इसको लिया जाए कि देखिए, जिन लोगों का चयन किया गया मुख्यमंत्री के तौर पर भी, सभी लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और अपने एकदम युवा अवस्था से ही राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से काम करके आए हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, मोहन यादव जी को चयन किया गया, तो आप देखिए कि वो संधि के कार्यकर्ता रहे हैं। 1982 में से उन्होंने अखिल भारतीय परिषद में जो है वो अपना योगदान दिया और उसके बाद में कई विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने सालों तक काम किया। 2013 में पहली बार वो जीत कर आए और उसके बाद लगातार वो मंत्री भी रहे। आप अगर यदि बात करें कि अगर आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें विष्णुदेव साय जी की, तो वो एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समुदाय से आते हैं। इसके साथ ही साथ 1979 में उन्होंने निर्विरोध वो सरपंच बने और उसके बाद भी लगातार आप देखिए कि 4 बार के वो सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री पद उनके पास रहा है, पार्टी के मतलब प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। तो इस तरीके का उनका कार्यकलाप रहा है, इतना सारा अनुभव। फिर आप अगर भजनलाल शर्मा जी की बात करें तो संगमेर से भी आते हैं विधानसभा से और उसके बाद वो विभिन्न पदों पे रहे, प्रदेश के वो महामंत्री रहे और आज उनका चयन जो है मुख्यमंत्री के तौर पे किया गया है। लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, विपक्षी दल अपनी तरीके से बात कर रहे हैं। लोगों को चौंकाने वाली बात इसलिए भी लग सकती है कि भाई यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बड़े लीडर के मामा, चाचा या दादा होने की वजह से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं और वही एक सवाल है कि देखिए, कार्यकर्ताओं को खुश करने के साथ ही तमाम वर्गों को भी खुश करने की कोशिश यहाँ पर की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर हम विष्णुदेव साय की बात करें तो देखिए, आदिवासी समाज, विजय शर्मा की बात करें डिप्टी सीएम बना दिया तो सामान्य वर्ग, अरुण साव की अगर हम बात करें तो ये देखिए रमन सिंह को स्पीकर बना के हर वर्ग को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करने की कोशिश की गई है। ये 2024 को मद्देनजर रखते हुए फैसला नहीं लिया गया, तो इसको और क्या कहेंगे?
मैं तो छत्तीसगढ़ की नहीं, मैं राजस्थान की भी अगर बात करूं तो ब्राह्मण चेहरे को तकरीबन 30 साल बाद एक ब्राह्मण चेहरे को आगे रखा गया है मुख्यमंत्री के तौर पर। ये उस राज्य नहीं बल्कि आसपास के राज्यों को भी एक संदेश देने की कोशिश। ये बताइए कि अगर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में अगर सीएम बना दिया गया तो ये तो न सिर्फ वहां बल्कि यूपी के यादवों को भी साधने की कोशिश। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ तो बहुत ही लंबा सोचा गया है और सीनियर नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। मैं बोल दूं स्नेहा जी, आप इसे साधने की बात कहें या इसको इस तरीके से लिया जाए कि हर समुदाय, हमारा देश जो है वो विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ, मिला हुआ और एक साथ चलने वाला देश है। अनेकता में एकता जिसे कहा जाता है। तो क्या पार्टी की स्ट्रेटेजी खराब है कि हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है? इसे तो आप लोगों को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि ब्राह्मण, आपके नेता नहीं देख रहे ना, आपके नेता नहीं देख रहे, समाज से आए हो, आपके नेता नहीं देख रहे ना, सभी लोगों को आपके नेता नहीं देख रहे माधवी जी। आप बोलने नहीं दे रही है नेहा जी, आप मुझे जवाब नहीं, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि अगर आप कह रहे पॉजिटिव नजरिए से देखिए, क्या मुझे उसका उत्तर तो देने देंगे? ठीक है, अच्छा चलिए, आप मुझे जवाब तो दो, बिल्कुल जवाब दीजिए जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसे इस तरीके से कि हम जो है वोटरों को साधने की प्रक्रिया में लगे, ये नहीं, बिल्कुल इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए कि एक विशेष समुदाय को लेकर आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है और इसीलिए व्यक्ति के मतलब उनके काम के साथ साथ विभिन्न वर्गों का भी जो मतलब अब ये कह सकते हैं कि ये सभी लोग विभिन्न वर्गों से आकर भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान दे रहे हैं, वो भी बरसों से दे रहे हैं। तो उनको पार्टी ने मौका दिया उनकी कार्यशैली के हिसाब से, उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से। तो इसे आप लोग, मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर, सभी लोगों को समन्वय के साथ में लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। और उसमें एक जो मंडल स्तर का जो कार्यकर्ता है वो व्यक्ति भी आगे जाकर मुख्यमंत्री बन सकता है, ये संदेश देने वाली है। किसी परिवारवाद से प्रेरित नहीं है, किसी या पिताजी अगर मुख्यमंत्री है तो उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, पिताजी ससुर अगर मुख्यमंत्री है तो उनकी बहू जो है वो सांसद बनेगी, ऐसा नहीं है। जो काम करेगा, जो अच्छी तरीके से काम करेगा देश हित में, राष्ट्र हित में, तो उन्हें पार्टी मौका दे रही है। तो इससे मुझे लगता है कि इसे सभी लोगों को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए और साथ ही साथ ये संदेश बाकी विपक्षी दलों को लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी समन्वय बना के विभिन्न दलों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जगह से सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सभी समुदाय को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। लेकिन दर्द झलक रहा है ना, दर्द सामने आ रहा है ना। शिवराज सिंह चौहान का आया, कह रहे हैं कि मांगने से बेहतर है मर जाना। क्या कहेंगे इसे आप? देखिए, अब इसे ये दर्द नहीं कहा जा सकता। उनका अनुभव बहुत वर्षों से, 18 वर्षों तक वो रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन ये दर्द नहीं है। सबसे पहली बात है कि जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ और जब नाम की घोषणा हुई भजन लाल जी की, तो शर्मा जी को बुके देने वाले तो शिवराज जी ही थे। तो उन्होंने उनका बहुत ही हर्ष के साथ उनका मतलब स्वागत किया और उन्हें बुके दिया। तो ये कहना कि दर्द है, ऐसी बात नहीं है। दिया या दिलवाया गया, ये तो उन्होंने बोला, लेकिन ये दर्द नहीं। 18 वर्षों तक पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे अपना के रखा और लोगों ने उन्हें प्यार दिया और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। तो निश्चित रूप से उनके वो दर्द तो था, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ठीक है संजीत जी, ये देखिए कितने बेहतर तरीके से पूरा सामंजस्य बैठाया भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में कहाँ है ये तालमेल, ही नहीं दिखाई देता। यहाँ पे तो अगर कर्नाटक की अगर हम बात करें, आपने देखा किस तरह की सियासत हुई। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया आ गए 10 जनपद तक, वहां तक पहुंचे, कितने दिनों तक पूरा घालमेल चलता रहा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा डिप्टी सीएम। तो इस पर पूरा पसोपेश की स्थिति थी जी। ये अनुशासन कांग्रेस पार्टी में नहीं है जी। आपको जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी में आभास ना होना दिख रहा है, मेरा कहना है कि यही लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी के अंदर। शिवराज जी ने क्या कहा था, क्या मामा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? क्या आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? तो माननीय मोदी जी इतने बड़े तानाशाह अपनी पार्टी के अंदर उभरे हैं जो उन्होंने कहा कि शिवराज जी आपको मुख्यमंत्री हम रहने नहीं देंगे। आप मेरे प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री रहने देंगे। क्या शिवराज जी ने ऐसा नहीं बोला था खुली सभा के अंदर? तो सबसे पहली बात, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा क्षेत्रीय छपतरपों को निपटाना, मेरी नजर में यह, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह आदरणीय शिवराज जी की यह राजनीतिक हत्या की गई है। साथ ही साथ
उनकी उस हत्या के बाद उनके शव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो छेड़छाड़ की जा रही है, वो छेड़छाड़ की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, वसुंधरा जी ने कहा था, वसुंधरा जी के नाम पर, वसुंधरा जी के सामने उन्होंने राजस्थान का चुनाव लड़ा। आज आप वसुंधरा जी को कह रहे हैं कि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो राजस्थान के अंदर भी आपने क्षेत्रीय छत्रपों को निपटाया, आपने मध्य प्रदेश में निपटाया। उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार आप एक एक करके स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय छत्रपों को निपटाते हैं। उसका मूल उदाहरण दिल्ली में आपने पिछले 23 वर्षों से आप दिल्ली की सत्ता, दिल्ली स्टेट की सत्ता पे आप नहीं है, एमसीडी में है लेकिन स्टेट की सत्ता में आप नहीं है। अब तो एमसीडी से भी चले गए। आपने बिहार में सुशील मोदी जी को निपटाया, बहुत अच्छे लीडर थे, आपने वहां से डिप्टी सीएम हटाया। आपने कहा कि लीडरशिप ग्रो करना, तो लीडरशिप ग्रो आपने आज 2014 में आपने रूल बनाया था, अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने रूल बनाया था कि आप जो 70 साल का होगा, तो मोदी जी भी तो 70 साल के होने वाले हैं, हटाइए ना, घोषणा कीजिए ना कि मोदी जी अगला प्रधानमंत्री नहीं होंगे। हालांकि आपके ऑर्गेनाइजर ने, संघ का एक यूनिट है ऑर्गेनाइजर जो छापता है, हाँ। उसने साफ शब्दों में कहा यदि मोदी जी के नाम पर आप चुनाव लड़ेंगे तो अगला चुनाव जीतने नहीं जा रहे। मैं एक और बात, मैं एक सेकंड खत्म और भी गेस्ट है मेरे पास। ठीक है जी, मैं प्रवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रही थी, तो इनके हिसाब से ये होना चाहिए कि जब राहुल जी पहुंचे राजस्थान में, जिस तरीके से गहलोत जी के पर्चा भरवाने के लिए कि अध्यक्ष पद का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बने पर जाए और सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना जाए, तो किस तरीके से क्या शिवराज जी ने नहीं कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे या नहीं बनाओगे? क्या शिवराज जी ने नहीं कहा था मुख्यमंत्री बनाओगे नहीं या नहीं बनाओगे? आप इस बात से डिनाई कर सकती है क्या? मुझे मेरी बात बोलने, आप इस बात से डिनाई कर सकती है क्या? क्या ये शिवराज जी की राजनीतिक हत्या नहीं है नरेंद्र मोदी जी एंड कंपनी के माध्यम से? तो बहस नहीं होगी जी, चर्चा हो रही है। मैं चर्चा नहीं कर रही है, आप सत्य से मुंह मोड़ना चाहती है, आप सत्य से मुंह मोड़ना चाहती है। क्या शिवराज जी ने नहीं बोला था? आप सत्य से मुंह क्यों मोड़ती है? ठीक है, सुन तो लेते हैं पहले। हाँ, आप लोगों का काम है, चिल्लाने से नहीं होता है। चिल्लाना नहीं, आप सत्य से मुंह मोड़ती है, आप सुनना नहीं चाहती है। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है, पहले आप सुन तो लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप सबसे पहले ये डिसिप्लिन तो देखिए, किस तरीके का डिसिप्लिन है भारतीय जनता पार्टी में। आप लोग सीखते क्यों नहीं? और मुझे तो ये अफसोस होता है कि आज इस दशा में पहुंचने के बाद भी आप लोग इन चीजों को ना सीख कर, कहते हैं ना कि शत्रुओं से भी इंसान जो है वो, मतलब पहले के जमाने में कहा जाता है शत्रुओं से भी नीति सीखी जाती थी, लेकिन आप लोगों को तो नीति सीखनी नहीं है, आप लोगों को उंगली उठाने की आदत है। आपके यहाँ तो एकाधिकार राज चलता है, केवल वहाँ पर ये तो कह रहे तानाशाही चलती है भारतीय जनता पार्टी में, कह रहे तानाशाही चलती है कांग्रेस पार्टी में, लोकतंत्र है इसलिए लोग मुखर होकर अपनी आवाज उठाते हैं। कह रहे भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ तानाशाही है, लोग बोलना तो चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, नहीं बोल पाते। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार मीडिया और कई बार विपक्षी अपने शब्दों को ना जो है दूसरे लोगों के मुंह में जानबूझकर डालने की कोशिश करते हैं कि भाई शिवराज जी ने ऐसा कहा था, वसुंधरा राजे जी ने ऐसा कहा था। आपने देखा नहीं क्या मंच पर कितने लोग उपस्थित थे जिस समय चयन किया जा रहा था मुख्यमंत्री का, और सब लोगों ने सद्भावना से एक दूसरे के साथ में क्या कहा था। शिवराज जी ने जब मोहन जी बने तो उन्होंने क्या कहा, मतलब जब भजन लाल जी बने तो उनको कहा कि लाडली बहना का ध्यान रखना हमारी योजना का, और उनको एक अपनी जिम्मेदारी आगे देकर उनको उत्तराधिकारी बनाकर एक तरीके से उन्होंने उनका स्वागत किया। तो आप लोग जो पॉजिटिविटी है उसको नहीं देखते, आप लोग अपनी तरह सोचते हैं कि सभी लोग आप लोग आपस में जैसे लड़ते रहते हैं, और जिस तरीके से आप लोग राहुल गांधी का विरोध नहीं कर पाते लेकिन अंदर ही अंदर पकड़ते रहते हैं, वैसे ही आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समझ के रखा है। विश्व की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी को आप लोगों ने अपने साथ तुलना करना शुरू कर दिया। अरे आप ये देखिए कि ये समन्वय की बात है, ये डिसिप्लिन की बात है कि अगर पार्टी निर्णय लेती है, पार्लियामेंट की बोर्ड अगर कोई निर्णय लेती है तो उसका स्वागत बाकी के लोग करते हैं, और यही डिसिप्लिन सीखने की बात है, सीखने योग्य है, ना कि एक आदमी। लेकिन देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल है, मैं समझी जी आऊंगा आपके पास, माधवी जी ठीक है माधवी जी। राजलक्ष्मी जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए कहा जा रहा है युवा चेहरों को जगह दी गई है, ये युवा चेहरों को आगे बढ़ाया गया है, उनको पद दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन की बात की जा रही है, एक नए तेवर, एक नए कलेवर के साथ अब ऐसे नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है जो कि बहुत सशक्त हैं। इस बात को कहा जा रहा है एक मजबूत सरकार बनाएंगे, राज्य का को आगे विकास के पथ पर लेके जाएंगे, एक अच्छा मंत्रिमंडल बनाएंगे, सब चीजें ठीक है, लेकिन जब परिवर्तन की बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो क्या प्रधानमंत्री पद पर नहीं होना चाहिए ये काम?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी देखिए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि आप लोग एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये भी है कि अभी अगर वो एक और टर्म भी लेते हैं, अगर वो एक और टर्म के लिए प्रधानमंत्री रहते हैं तो फिर मुझे तो लगता है कि उनमें देखिए उनका विजन देखिए कि वो 2047 की बात करते हैं, विजन 2047, जबकि ये जो दूसरे नेता हैं जो इंडिया अलायंस के, वो आज भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि ये तो 1947 की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब 100 साल का अंतर है दोनों के विजन में। तो आप सोचिए कि हमको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये जो विजन है, तो मुझे तो लगता है कि ये जो एक विजन है मोदी जी का, तो उसके चलते हम में से हर कोई ये चाहता है कि ऐसे विजनरी कोई रहे हमारे देश के नेतृत्व में। तो इसीलिए कोई भी इस बात को नकार नहीं रहा है या कोई इस बात को विरोध नहीं कर रहा है, न भारतीय जनता पार्टी में, न उनके जो वोटर्स हैं उनमें। तो वो तो चाहते हैं कि मोदी जी रहे एक और टर्म, मैं भी चाहती हूँ। तो देखिए अगर ये जो जाति की बात बार बार लेकिन यही तो चाहत लाडली बहनें भी रख रही थी मध्य प्रदेश में। नेहा जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी देखिए अभी शिवराज जी ने क्या कहा, उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट में कहा कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है, बल्कि पार्टी ने मुझे इतना सब दिया है, पार्टी ने मुझे 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाए रखा है और मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी, और मुझे नहीं लग रहा है कि वो उनको साइडलाइन किया जा रहा है। ये भी तो हो सकता है कि आप इसको एक शफल करके भी देखिए कि कुछ विधायकों को कुछ जो एमपी थे उनको एमएलए बना दिया है, और जो कुछ एमएलए थे जो मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है कि वो सेंट्रल लीडरशिप में चले जाएंगे। तो उनको उनका ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ साइडलाइन किया हुआ है, उनको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। और ये एक डिसिप्लिन जो है भारतीय जनता पार्टी में, कि जिसके चलते सभी अपना इंडिविजुअल ईगो बाजू में रखकर वो अपने पार्टी का और देश का हित देखते हैं। तो वो जो है उसकी वजह से जो है जो भी पार्टी निर्णय लेती है उसमें सभी का सपोर्ट होने की वजह से पार्टी आगे बढ़ सकती है। वरना मैं संजीव जी का रुख करूं उससे पहले वजह से ठीक है मैं सुमन जी का रुख कर लेती हूँ। सुमन जी देखिए, भले ही ये कहा जा रहा हो कि हमने सीनियर नेताओं को साइडलाइन नहीं किया, लेकिन एक महत्वाकांक्षाएं उस कदर हावी थी जो हमने राजस्थान में भी देखी, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखी, हमने मध्य प्रदेश में भी देखी कि महत्वाकांक्षाएं थी। और महत्वाकांक्षाएं रखना कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया तो क्या लगता है कि 2024 जिसके मद्देनजर ये नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है, वहां कहीं ना कहीं डैमेज वो सीनियर लीडर्स कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को? देखिए नेहा जी, महत्वाकांक्षा रखना बहुत अच्छी बात है। हाँ, और परंतु परिवर्तन भी संसार का अनिवार्य अंग है, और परिवर्तन को हमने एक पॉजिटिव तरीके से हमें स्वीकार करना चाहिए। देखिए 18 साल तक शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की सेवा की, 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा रानी रही और 3 बार छत्तीसगढ़ में बोल। आज जो परिवर्तन का समय है, क्योंकि 2024 के लिए जो समीकरण बनाए गए, देखिए जो कैडर हमारे सामने आए, एक कैडर प्रणाली होती है, उसमें ये सभी लोग, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये चेहरे, हो सकता है बहुत जाने पहचाने चेहरे नहीं थे, जिस तरह से जाने पहचाने चेहरों को तो हम लोग समझते थे, लेकिन संगठन के लिए ये लोग गुप्त रूप से कार्य करते रहते हैं। क्योंकि अगर हम मोहन यादव की बात करें तो ये एबीपी के स्टूडेंट रहे हैं, मदन लाल की बात करें तो ये राजस्थान के प्रदेश के महामंत्री रहे, और महामंत्री की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप देखिए कि कितनी बड़ी, जिस वक्त मोदी जी का चुनाव गुजरात के सीएम के लिए हुआ था, तब मोदी जी को क्या कोई जानता था? तो एकदम से उसी कैडर प्रणाली के तहत थी तो मोदी जी का नाम आया। तो वो परिवर्तन एक गुजरात में सीएम बनकर आए और फिर वो हम माननीय प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। तो भाजपा को तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस परिवर्तन की या एक्सपेरिमेंट की एक लेबोरेटरी है जो समय समय पर चीजें करती रहती है। और आज जो उनका जो ये समीकरण, उन्होंने नए समीकरण बनाए हैं, उन्होंने उसमें ओबीसी समाज को भी लिया, राजपूतों को भी लिया,
उन्होंने हिंदू तत्व के मुद्दे के लिए सभी वर्गों को यहाँ पर मौका दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए मैं इसी बहस को आगे जुड़े हुए हैं। चलिए ब्रेक पे जाने से पहले जिन बातों का जिक्र हो रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, संजीत जी मैं सीधा रुख आपका करूँ, काफी देर से आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, सबसे पहले उन बातों को रखिए, फिर मैं सवाल भी आपसे पूछूं। राजलक्ष्मी जी ने जो कहा, मैं उनकी बातों पे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि 1945 और 2045 तक की बात कहते हैं। ये देश लोकतांत्रिक देश है राजलक्ष्मी जी। सिर्फ 5 वर्षों के लिए चुना जाता है और 5 वर्ष के लिए आपको अपनी बात रखनी है। आप ही 2045 तक रहेंगे और अपनी बात करेंगे और देश के लाल किले की प्राचीर से आपने देश की जनता को चैलेंज किया कि मैं ही जीत कर आऊंगा। ये अपने आप में लोकतंत्र का मुझे एक बात बताइए संजीत जी कि यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देखिए मैं एक चाय वाला, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। एक बार की जीते हुए जो विधायक है, अभी हाल ही में जीते हैं, मुख्यमंत्री बना दिया। मनोहर लाल खट्टर को किसने सोचा था हरियाणा में मुख्यमंत्री बन, देवेंद्र फडणवीस को किसने सोचा था मुख्यमंत्री। एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता अगर चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो वो सोच सकता है कि हाँ मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मैं भी सांसद बन सकता हूँ। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की खासियत है या नहीं? क्या कांग्रेस राहुल गांधी से आगे बढ़ पाई है? क्या कांग्रेस अशोक गहलोत से आगे बढ़ पाई थी? क्यों नहीं चेहरों को नए मौका देते आप लोग? क्यों नहीं नए चेहरों को लेके आते? भारतीय जनता पार्टी की खासियत अपनी जगह, यह नरेंद्र मोदी जी की खासियत है कि अपने सामने सभी को निपटाना है। आपने अभी कहा कि नए चेहरे लाए जा रहे हैं, तो नए चेहरे तो प्रधानमंत्री पद के लिए तो आप घोषित कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 70 साल से ज्यादा ये लिमिट तय किया था जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब चलिए तेलंगाना के अंदर आपको दे रही है मैं सुमन जी मैं उसके जवाब में क्लैरिटी के साथ बोलना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप 5 वर्ष के लिए आप तय करिए। तो नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटर हैं और उस डिक्टेटरशिप के कारण लाल किले की प्राचीर से आपने उस जगह को भी राजनीतिक हथकंडा अपनाते हुए आपने कहा कि मैं 45 तक विजनरी है। तो मैं राजलक्ष्मी जी आपको ओपन डिबेट मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। मुझे 5 योजना बता दीजिए जो पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की योजना 100% कामयाब हुई है। चलिए मुझे 5 योजना बता दीजिए। चलिए राजलक्ष्मी यहाँ पर मैं मुझे 5 योजना बता दीजिए। आप विजनरी बताती है ना, 5 योजना बता दीजिए प्लीज। प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो भी बातें करते हैं ना नरेंद्र मोदी जी, जैसे फॉर एग्जांपल आत्मनिर्भर भारत, आप मुझे बताइए ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये जितने भी चेंजेस आए हैं, नहीं आप उसको एक्सेप्ट करें नहीं करें, आप एक्सेप्ट नहीं करें। देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, व्यक्तिगत ओपिनियन मत कीजिए, एनालिसिस कीजिए। अगर चुप रहकर अगर सुनेंगे ना बात को तो फिर आप कुछ तो फर्क पड़ेगा आपके जो नंबर्स है उसमें। तो ये जो भी है ना, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आत्मनिर्भर भारत। देखिए कितने सारे विषय में बदल आ गया है आत्मनिर्भर भारत के तहत। सबसे बड़ा मतलब जो डिफेंस में है, जो पहले जो डिफेंस का जो बजट था उसका आज 1/3 उसका बजट लग रहा है हमारे डिफेंस के लिए। और उसके अलावा जो हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पहले हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों से। क्या बात करती हैं आप क्या बात करती हैं? इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। चाइना के साथ 90% 90-10 का रेशियो हो गया। क्या बात आप बोलती हैं? आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है कि कितने स्टार्टअप बंद हो गए? नहीं, क्या बात बोल रही हैं आप? बात ही सुनने को तैयार नहीं है जी नहीं, आप अगर बात को कंसील करेंगी, सप्रेस करेंगी तो शायद मुझे लगता है कि इस टीवी डिबेट्स में शायद मैं समझता हूँ गलत हो जाएगा। कुछ कहना चाह रही हूँ सुमन जी, जल्दी से। मैं राजलक्ष्मी जी आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, राजलक्ष्मी जी अपनी बात पूरी कर लेती है, फिर आते हैं। सुमन जी एक सेकंड, राजलक्ष्मी जी जल्दी से। जी, जो अगर हम एक गोल सेट करते हैं ना कि 2047 तक भारत को यहाँ तक पहुँचना है, तो वैसा अगर हम एक गोल सेट करते हैं तो फिर कुछ हम पा पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग यही सोचते रहे कि हमको कौन सी जाति को कैसा क्या मिलना है, अगर हम सभी का जैसे मोदी जी जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास,
तो सबका अगर विकास होता है तो सब आगे बढ़ पाएंगे, पूरा भारत आगे बढ़ पाएगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे ये कौन सी जाति है, वो कौन सी जाति है, और उन जातियों के ऊपर आप अगर पॉलिसीज और स्कीम बनाते रहेंगे तो कैसा उद्धार होगा देश का। नहीं, टारगेट सेट करना है, लेकिन उसको अचीव भी तो करना होगा ना, उसको अचीव भी करना होगा सुमन राजलक्ष्मी जी, नहीं तो फिर देखिए सवाल उठेंगे। मैं आती हूँ उस पर आऊंगी। टारगेट सेट किया था लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाए। सुमन जी कुछ कहना चाह रही हैं जल्दी से, फिर मैं माधवी जी करूंगा। संजीव जी आप पूछना चाह रहे थे कि 5 योजनाएं बता दीजिए। बताइए ना। बहुत सारी स्कीम बता देती हूँ जी बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने प्रतिशत में बताइए। सुनिए मेरी बात, योजना का नाम मत बताइए, आप ये बताएं कि 10 वर्षों में कितना प्रतिशत वो सफल रहा। बताती हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना कितना प्रतिशत मुझे बताइए आप। नहीं, हम कुछ भी बोले, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा है कुछ भी बोलने का। मैं तो आपको 100 स्कीम बता दूं, क्या फायदा है सुनाने का। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सुनना नहीं चाहते तो कुछ फायदा नहीं है। बनाया नेहा जी, बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाया है, जिसके अंदर जिस तरह से महिला प्रकोष्ठ, युवा वर्ग, इस तरह की वर्ग बनाया। पूनम जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटीज के लिए एक्ट किसने पास किया, बता सकती हैं क्या आप? डिसेबिलिटी एक्ट कब बना ये बताइए मुझको। चुनाव का लाभ पहुंचे। पूनम जी आप ये बताइए कि डिसेबिलिटी एक्ट कब बना? आपने तुष्टीकरण और सांप्रदायिक। जी नहीं, मैं डिसेबिलिटी एक्ट कब बना ये बताइए मुझको। क्या दिया? डिसेबिलिटी एक्ट 2013 डिसेबिलिटी एक्ट 2013। मुझे ये बता दीजिए 70 साल में पूनम जी मेरे प्रश्न सुन लीजिए ना, मैं समझ गया आपको, मैं समझ गया। आप बताइए, आप डिसेबिलिटी एक्ट पे बात करना चाहती है ना। डिसेबिलिटी, बहुत सुंदर बात आपने की। डिसेबिलिटी एक्ट 2013 कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन काल में, देश के शासन काल में पास किया। आप ही सत्ता में जी नहीं, तो जो पूनम जी ने प्रश्न उठाए, जो पूनम जी ने प्रश्न उठाए, 70 सालों में आपने देश में क्या क्या किया, तो क्या जवाब देंगे जो सर? पूनम जी ने प्रश्न उठाए, 15 सालों उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 2013 में सोचा। नहीं ऐसे नहीं। माधवी जी कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता चिल्लाना बंद करें तो फिर बात भी की जाए। वो तो राजलक्ष्मी जी की और सुमन जी की बातें नहीं सुन रहे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी बात को आगे रखने के लिए चिल्लाना ज्यादा सही समझ रहे हैं। लेकिन मैं योजनाओं की बात करें तो बहुत सारी योजनाएं जो यथार्थ पे चल रही है और जिसका लाभ लोगों को निरंतर मिल रहा है। और इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि कांग्रेस प्रवक्ता को मैं बोलूंगी कि जाकर आप लोगों से, यथार्थ के धरातल के लोगों से मिले, आम जनता से जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी की योजनाएं किस तरीके से चल रही हैं। आप लोगों ने दावा किया था चुनाव के पहले कि आप लोग तो जीतने वाले नहीं, छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में हार रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं, 5 राज्य आप लोग हार रहे हैं। मुझे 10 योजना बता दीजिए, आप प्रवक्ता है ना भाजपा की, आप योजना बता दीजिए कि वो सफल योजना है आज की तारीख में 10 सालों में। आपको चिल्लाने का बहुत शौक है। मैं कह रहा हूँ अभी से चुप रहूंगा, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। आप 10 योजना बता दीजिए। चर्चा को चर्चा की तरह करिए। आप चिल्ला रहे हैं, हर आदमी की आवाज आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी बात को अगर बोल रहा है तो आप चिल्लाते जा रहे हैं। चिल्लाने से क्या होगा? आपकी भाषा से आप लोग लोगों से कांटेक्ट करिए ना, तो आपको पता चलेगा कि योजना किस तरीके से यथार्थ के धरातल पे चल रही है, लोगों के, आम जनता के साथ में किस तरीके से जुड़ी है, किस तरीके से लोगों के पैसे डायरेक्ट उनके बैंक के खाते में जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को आवास मिल रहा है। तो ये आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि आप लोगों का तो ध्यान केवल एक ही जगह पे रहता है, कैसे मोदी जी को परेशान किया जाए या मोदी जी को कैसे टारगेट किया जाए। और दूसरा ध्यान रहता है लॉन्चिंग करने में राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को आप लोग लॉन्च करते रहिए और आप लोग उंगलियां उठाते रहिए, तो आपको योजनाएं कहाँ से पता चलेगी। अच्छा चलिए, ये भी सवाल उठा रहे थे संजीव जी कि कह रहे हैं कि देखिए जबरदस्ती वीआरएस दिया जा रहा है, जबरदस्ती रिटायरमेंट दी जा रही है राजनीति से। देखिए 3 पूर्व मुख्यमंत्री जिनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, दे दिया उनको रिटायरमेंट कुल मिलाकर। लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री पद पर भी क्या ऐसा होगा? क्या एक नया चेहरा देखने के लिए मिल सकता है या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है क्या? माधवी जी देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर आए तो सबसे पहले जो आवाज देश भर में उठी कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाना चाहिए और लोगों की ये इच्छा थी। आज भी जनता जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पे कोई दूसरा नाम, कोई दूसरा विकल्प आज भी सोच नहीं पा रही है। आप दे दीजिए ना एक नाम,
हम आपको रोक रहे हैं क्या? आपने तो दिया राहुल गांधी का नाम, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। बड़ा दुख होगा आपको। कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि बढ़ने ही नहीं देना चाहते हो किसी को। दीजिए ना, जनता जिसको मानेगी, जनता जिसको जानेगी, जनता जिसको चाहेगी, क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री बनेगा? ये क्या कॉपीराइट है किसी का? किसी का कॉपीराइट नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी का कॉपीराइट नहीं है। अगर जनता चाहती है, नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, तो वही बनेंगे। और आपकी जनता जो है, आपका देशवासी जो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही आगे भी प्रधानमंत्री देखना चाहता है आने वाले समय में 24 में। तो आप लोग नाम दीजिए, आप लोगों को किसी ने मतलब बांध के नहीं रखा है रस्सी से कि आप मत करिए। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग तो आप लोगों को नहीं रोक रहे। तो अगर प्रधानमंत्री के तौर पे कोई विकल्प में अच्छा नाम, बड़ा नाम अगर जनता चाहेगी, तो निश्चित रूप से वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके पहले क्या ऐसा नहीं लगता कि एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए? एक युवा चेहरा जो अभी, जिसकी झलक अभी हमें 3 राज्यों में देखने के लिए मिली कि युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, एक नए चेहरे को आगे लाने की बात की जा रही है। जब तक नया चेहरा सामने नहीं लेके आएंगे, जनता को कैसे पता चले? और ये कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को कहती है माधवी जी कि देखिए, नरेंद्र मोदी अपने कद पर किसी को लाना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया, रमन सिंह को आगे नहीं बढ़ने दिया, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कहते अपने कद तक नहीं लाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो राज्य की सत्ता की बागडोर संभाले और हमारे कद तक आए, नहीं चाहते। ऐसा है क्या? देखिए, लोगों को बहुत करारा जवाब अभी मिल चुका है जिस तरीके के चुनाव के रिजल्ट आए थे। तो इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं कि भाई किसी भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर सके। इनके सांसदों के घर से घर के पैसे मिल रहे हैं, उस पर तो बात नहीं करेंगे आप। लेकिन आपको प्रधानमंत्री का नया चेहरा चाहिए, क्योंकि आपके पास तो कोई तोड़ नहीं है ना प्रधानमंत्री का। तो आपको तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री हटे तो प्रधानमंत्री हटे। भाई, प्रधानमंत्री का जितना कार्यकाल है वो तो करेंगे, उसके बाद आने वाले समय में तो आप लोगों को क्या तकलीफ है, क्या गुरेज है बताइए? अगर उनके वोट पर ना मिले, उनके चेहरे पे अगर वोट ना मिले और लोग ये बोल दे नहीं, युवा तो ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट है कि यदि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे तो आपको वोट नहीं मिलने वाला है। युवाओं की जो आयु होती है वो क्या 50 साल की होती है? लेकिन आपके राहुल गांधी तो कभी वृद्ध होने वाले नहीं। 50 साल ऑर्गेनाइजर जो संघ की एक पत्रिका है जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे तो वोट नहीं मिलने वाला। मैं माधवी जी आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में इसलिए भेजा था क्योंकि उनकी आयु 70 साल से ऊपर थी। आपने उनको इसलिए प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। तो आप बताइए ना कि मोदी जी 70 साल के होने वाले हैं, क्या 70 साल के बाद उस रूल को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही है? क्या स्थिति ऐसी है कि वो आज जाके प्रधानमंत्री या किसी पद पर जाके आसीन हो? क्या उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग, और ये तो सारी दुनिया का नियम है भाई, घर के अंदर, परिवार के अंदर भी होता है कि एक व्यक्ति को अगर हेड बनाया जाता है तो उसके बाद उनका स्थानांतर भी तो होता है। लेकिन आप लोगों को तो अभी सबसे ज्यादा 2014, 2019 और 2024 में देख लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलते हैं नहीं। ये बताइए, एक बार फिर से राहुल गांधी के नाम पे लड़ेंगे क्या चुनाव? राहुल गांधी के नाम को कभी भी प्रस्तावित नहीं किया गया। राहुल गांधी जी हमारे निर्विरोध नेता हैं और बड़े नेता हैं। इस देश की जान, बान और आन और शान है। मैं वो जो अपने गरीबों के लिए नहीं, मैं बाद में आपका सुनूंगी। ये बताइए, जो 3 राज्यों में जो हार हुई है, इसका ठीकरा भी वहीं फोड़ेंगे क्या? जी नहीं, हार, मैं आपको 2 बात बताना चाहूँ। ठीक है, नंबर गेम में हम नीचे चले गए, लेकिन इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से लगभग 5 लाख वोट ज्यादा आया है कांग्रेस पार्टी को। खुश हैं? इतने में खुश हैं? जी नहीं, मैं खुश नहीं। हार के कई कारण हैं, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन एक बेहतरीन चुनौती हम 2024 में पेश करेंगे। और ना सिर्फ पेश करेंगे बल्कि 2024 कांग्रेस पार्टी जीत कर दिखाएगी। देखिए, ये जो जनता के विश्वास से वाला कार्ड जो आप लोगों ने खेला, उसकी तो हवा निकल गई। जी नहीं, सवाल ओबीसी का कार्ड कुछ नहीं होता है। कार्ड वो होता है जो देश की, समाज की जो जरूरत होती है, वो असली कार्ड है। हम जरूरत इस देश के अंदर रोजगार है, जरूरत इस देश का। क्या राहुल गांधी जी ने कौन से सवाल गलत उठाए कि ओबीसी समाज का मात्र 3 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, आप उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जनता ने नकार दिया ना, हम तो उस बात को जनता की सवाल, जनता नकार देने से मुद्दा नकार नहीं जाती है। मुद्दा कभी समाप्त नहीं होता, मुद्दा तो मुद्दा होता है। आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आपने सवाल ओबीसी गैर ओबीसी की बात नहीं है,
आम जन को, तो कह रहे हैं ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री, सवाल ओबीसी, मैं कह रहा हूँ आपने कहा मोहन यादव, तो क्या बिहार के अंदर मोहन यादव के नाम पर यादव वोट करेंगे? आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, वहाँ पर लालू यादव, तेजस्वी यादव के नाम पर लोग उनसे जुड़े हुए यादव समाज। कहाँ हम लोग भेदभाव करते हैं? मैं कह रहा हूँ सबसे पहली उन बात, बातों से आगे ही नहीं बढ़ पाए, इतने सबसे पहली बात इस देश के अंदर, पहली बात, दो बातें आज की डिबेट्स के लिए मैं समझता हूँ, दो बातें क्लैरिटी के साथ जो आकर आई है वो ये कि मोदी जी ने अपने दल के अंदर जो लोकतंत्र था उस लोकतंत्र और उनको चैलेंज करने वाले लीडर्स को उन्होंने एक एक करके इस चुनाव में और उससे पूर्व की तरह इस बार भी निपटा दिया। जैसे कि गुजरात में केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता और अन्य लीडर्स को, हरेन पांड्या, आप भूल गई हैं हरेन पांड्या जो तत्कालीन गृह मंत्री, उनकी हत्या की गई थी भारतीय जनता पार्टी के केशुभाई पटेल के मंत्रिमंडल में। गुलाम नबी आजाद क्यों छोड़ के चले गए? जी, मैं गुलाम नबी, देखिए व्यक्तिगत आकांक्षा लोगों को टकराती है, व्यक्तिगत आकांक्षा लोगों को परेशान करती है कि मैं आगे बढ़ूं, केवल मैं, क्या नहीं गुलाम नबी आजाद जी को दिया गया। किस नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, क्यों लिखी थी? सभी जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी आज वो कांग्रेस के शीर्ष पदों पे बैठे हुए हैं। शशि थरूर जी ने चिट्ठी लिखी थी, चुनाव लड़े, आज वो कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हमारी मूल जो गुलाम नबी आजाद, वो उनको छोड़ के जाना था, वो नरेंद्र मोदी जी के एजेंट बन करके उन्होंने कांग्रेस के अंदर काम किया था। तो मैं समझता हूँ आज बाहर बैठे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाना था कांग्रेस को, जो कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके चले गए, आप क्या बोलेंगी? सर जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के देखिए, पत्थर नहीं मारा जाता। कांग्रेस नीति के ऊपर चलती है। ठीक है, राजलक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही हैं, सुन लेते हैं। नेहा जी, अगर आपने गौर किया है तो फिर ये जो बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज है ना, जहाँ से कांग्रेस आज बाहर हो गई है, तो आज आप सोचिए कि उसका सबका सोर्स क्या है। वो सभी जो है वो कांग्रेस से बाहर निकले हुए लोग हैं। अगर आप देखें तो शरद पवार जी हैं, केसीआर हैं और लंबी फहरिस्त है, ममता बनर्जी है। तो ये सभी जो है ना ये कांग्रेस से छोड़े हुए हैं। कांग्रेस में जो कोई भी नहीं, कांग्रेस में ठीक है राजलक्ष्मी जी, लेकिन देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना कि अगर हम लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी की बात, ये जो बड़े नेता है जसवंत सिन्हा की बात करें, ये सब साइडलाइन हो गए। ये इसमें कोई दो राय है? इसमें दिखता है आपको कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हुई है? जी देखिए, अभी ये जो कहते रहते हैं ना कि मोदी जी ऑटोक्रेटिक हैं, वो हिटलर हैं, ये है वो है, और उनका बस उन्हीं की बात चलती है वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस में कोई भी राहुल गांधी जी या फिर सोनिया गांधी जी उनको हाई कमांड सोचते हैं, तो फिर किस वजह से सोचते हैं? राहुल गांधी जी ने कितने बार ऐसे नेतृत्व दिया जिसकी वजह से उनकी पार्टी को कितनी बार जीत हासिल हुई, कहां से कहां पहुंचा दिया है पार्टी को। वो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाए और वो उनको नेतृत्व देख रहे हैं, उनकी बात चलती है। जो दो दिग्गज नेता है सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी, उनका भविष्य इस पर निर्भर है कि वो किसको प्रिय है, वो उनमें से कौन प्रिय है, राहुल गांधी जी को कौन प्रिय है, सोनिया गांधी जी को कौन प्रिय है। जबकि ये गांधी परिवार का क्या मतलब, उनका देखिए कि वो कितने इलेक्शन जीत पाए हैं इन ये पूरी पार्टी के लिए, और ये लांछन लगाते हैं या ये दो बातें कहते हैं, जब चार बातें सुनाते हैं मोदी जी और अमित शाह जी के लिए, तो उन्होंने सोचना चाहिए कि ये क्या नेतृत्व में क्या कंपैरिजन है। जल्दी से आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में उनका गृह प्रदेश हिमाचल आप हार गई, बीजेपी हार गई, और उनको रिवार्ड मिला भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार अध्यक्ष बनाना, और परफॉर्मेंस यदि बेस बनता तो क्या दिक्कत है? मैं बताना, दिक्कत मुझे कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जो मैं अपनी बात प्रूव करना चाहता हूँ वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप है। इतिहास है राजनीतिक दलों में, आज तक का इतिहास है कि सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक एक ही पार्टी की अध्यक्ष बन के रही।
इनके यहाँ पे किसी तरीके का आपके यहाँ तो चुनाव भी नहीं हो पाता मैडम। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव नहीं होता। जेपी नड्डा जी का चुनाव नहीं हुआ, जेपी नड्डा जी का चुनाव नहीं हुआ, अमित शाह जी का चुनाव नहीं हुआ, राजनाथ सिंह जी का चुनाव नहीं हुआ, सुनिए नितिन गडकरी जी का चुनाव नहीं हुआ। सुन लीजिए, आपके किस अध्यक्ष का चुनाव हुआ मुझे बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए जिस अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो। आप लोग अभी उन्होंने, नेहा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तो आपके ये तो मैं कह रहा हूँ आपके किन आदरणीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ उसका नाम बता दीजिए जो चुनकर आए हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हो। मतलब राहुल गांधी की तरफ सरकार लीजिए, आप प्रवक्ता है। अजय बताइए कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये चुनाव नहीं हुआ, इससे पहले भी नहीं होता? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऑटोक्रेटिक पार्टी है, एक तानाशाही। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए तो हमको सुन लीजिए, एक मिनट मौका दीजिए, एक मिनट हमको मौका दीजिए। अरे मौका दूंगी, मैं आ रही हूँ सुमन जी, पहले माधवी जी बात कंप्लीट कर ले, मैं आती हूँ। ऐसे नहीं, एक दूसरे को काटना नहीं है, ठीक है? थैंक यू नेहा जी, आपने बोलने का मौका दिया। देखिए ये बार बार एक ही बात को बोले जा रहे हैं। आपकी पार्टी चलो मतलब बहुत पुरानी पार्टी, ये सभी जानते हैं, लेकिन पार्टी का सिस्टम किस तरीके से ये भी पूरे देश ने देखा। और आप लोग अपने परिवार के अंदर में अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि भाई प्रियंका गांधी की बेटी और बेटे अब आने वाले हैं तो उनकी चाकरी के लिए भी सब तैयार होने वाले हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जी विधायक नहीं है क्या? क्या कल्याण सिंह जी की नाती आपके यहाँ मिनिस्टर नहीं है क्या? क्या साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश सिंह वर्मा जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनके बेटे सांसद नहीं बनाए क्या? अनुराग ठाकुर के पिताजी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, ये परिवारवाद नहीं नजर आता अनुराधा जी? कृपया इस परिवारवाद को देख लीजिए। अरे क्या आप बताएंगे, परिवारवाद के ऊपर आप लेक्चर दे ही नहीं सकती। आपके पास कोई नैतिकता नहीं है परिवारवाद के ऊपर लेक्चर देने का। परिवारवाद मैं बताता हूँ ना, परिवारवाद क्या है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? नहीं हो रही है राहुल गांधी की बार कि हर साल उनको हर 2 साल बाद परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है मैं बताता हूँ ना आपको। सब स्वतंत्र रूप से देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ। और इसको आप अपनी तरह से अपना संज्ञान देना चाहते हैं, अपनी तरीके से उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो उससे कुछ बदल नहीं जाएगा। आप एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिए, अच्छी बात है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन नहीं, सच्चाई स्वीकार करना नहीं चाहती है। सुमन जी, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक करके सबकी बात। सुमन जी जल्दी से। देखिए संजीव जी, तानाशाही की बात करें तो क्या आप इंदिरा गांधी की तानाशाही 3 वर्सेस 1 हो गया डिबेट में आज, 3 वर्सेस 1 हो गया। नहीं अच्छी है, महिला शक्ति को प्रणाम, महिला सशक्तिकरण। ठीक है सुमन जी जल्दी से अपनी बात उसके लिए दोनों हाथों से नमस्ते। तो ये उन सब चीजों को भूल गए और ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि मैं राहुल गांधी का शाश्वत प्रणाम करता हूँ, उनके जैसा कदावर नेता इन्होंने नहीं नजर आ रहा। ये 10 खूबियां राहुल गांधी जी की बता दीजिए, क्यों जनता उन्हें बार बार रिजेक्ट कर देती है? मैं बता सकता हूँ, चलिए मुझे बोलने दीजिए, मैं बता दूंगा। जिस राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया, पूनम जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। क्या जोड़ पाएंगे? वो देश को क्या जोड़ेंगे जो इंडिया अलायंस को नहीं जोड़ पा रहे हैं? बताइए। बताएं, पहली बात, हाँ बताइए। राहुल जी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और अर्थशास्त्र में उनकी बेहतर रुचि और नॉलेज है और उनको विदेश की तमाम यूनिवर्सिटीज लेक्चर के लिए बुलाती है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। अभी भी बीए की डिग्री वो नहीं दिखा पाए हैं। एक बात, लेक्चर में जाके क्या बोलते हैं तो बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। उनका अर्थ ज्ञान जो राहुल जी ने बोला इस देश के, चाहे कोविड के मामले में बोला हो, नोटबंदी के मामले में बोला हो, या देश के आर्थिक मुद्दों पर जो भी प्रश्न किया है वो सरासर खरा उतरा है और स्पष्ट उतरा है। आगे बताता हूं मैं। राहुल गांधी जी को सामाजिक संरचना जो इस देश की है उनकी विशेष ज्ञान है उनके पास। जनता नहीं समझ पा रही, बस जनता इसलिए नहीं समझ पा रही है क्योंकि देश के अंदर झूठ परोसा जा रहा है। ठीक है माधवी जी, मैं बताऊंगा ना। 10 सेकंड ही है मेरे पास, सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से बोलिए। मुझे लगता है कि अगला अध्यक्ष पद इनको मिलने वाला है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी मेहमानों का। माफ कीजिएगा सुमन जी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।